नमस्कार दोस्तों, आईएएस 2022 के प्रारंभिक परीक्षा में सरकारी विधि अधिकारी से संबंधित दो अलग अलग प्रश्न पूछे गए। उसमें एक प्रश्न ये था कि जो सरकारी विधि अधिकारी होते हैं वे अधिवक्ता होते हैं या नहीं होते हैं, और उसी के साथ एक और स्टेटमेंट आपके सामने उस प्रश्न में दूसरा स्टेटमेंट भी दिया गया था। और वो स्टेटमेंट ये था कि जो बार काउंसिल्स होती हैं, जो स्टेट बार काउंसिल होते हैं, वो जो लीगल एजुकेशन जो होती है उसके लिए रूल्स को, नियमों को फ्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, और जो लीगल कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो विधि विश्वविद्यालय होते हैं, उनको मान्यता देते हैं कि नहीं देते हैं। इन दोनों कथनों को कैसे यूपीएससी ने पूछा या कैसे रखा गया, पहले आप इसको देखें कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं। अब यहां पर कौन अधिवक्ता की मान्यता प्राप्त है और कौन अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखा गया, पहला कथन इस पर है। दूसरा, विधिक परिषदों, बार काउंसिलों को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति है। यहां पर भी जो मान्यता होती, जो रिकॉग्निशन होती है, जो लॉ कॉलेजेस की, लॉ यूनिवर्सिटीज की, उनके रिकॉग्निशन को लेकर यह कहा गया है कि जो बार काउंसिल्स होती हैं, चूंकि यहां पर प्लूरल में प्रयोग है, तो प्लूरल में प्रयोग होने का मतलब है कि स्टेट बार काउंसिल की तरफ बात की जा रही है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात यहां पर नहीं है। और वैसे भी जब आप कानून को, एडवोकेट अधिनियम, अधिवक्ता अधिनियम 1961 को देखेंगे तो स्टेट बार काउंसिल के बारे में जो प्रावधान है वो अलग हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में अलग अलग प्रावधान हैं। तो ये प्रश्न मान्यता के ऊपर था, एक अधिवक्ता की मान्यता और दूसरा जो विधि विद्यालय होते हैं उनके मान्यता के ऊपर था। और इसी के संदर्भ में बार काउंसिल पर भी सवाल क्या है पूछा गया। इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। इंग्लिश वर्जन से कुछ चीजें और क्लैरिटी के साथ पता लगेंगी। विथ रेफरेंस टू इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स and legal firms are recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocates। तो आप देखें कि लॉयर्स को, अटॉर्नीज को और लीगल फर्म्स को और लॉ ऑफिसर्स को, इसमें किसको एडवोकेट के रूप में रिकॉग्निशन मिलती है, किसको नहीं मिलती है, पहला स्टेटमेंट इसके बारे में है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है, बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। Which of the statements given above is are correct? बार काउंसिल्स के पावर के बारे में कि क्या उनको रिकॉग्निशन देने का पावर होता है, वही रिकॉग्नाइज करती हैं। तो जैसे यूजीसी है वो क्या करती है, सवाल ये उठेगा। फिर यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज से कॉलेजेस एफिलिएट होते हैं, उनसे क्या है, संबद्ध होते हैं। तो संबद्ध महाविद्यालय किसी विश्वविद्यालय से होता है और विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय में पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी डिग्रीज को मान्यता देते हैं। तो ये दो अच्छे स्टेटमेंट्स हैं, इनके बारे में गौर करना है, इनके बारे में विचार करना है। हिंदी वाले वर्जन पर आते हैं। एक बात आप सोच कर देखें कि क्या वकील कौन होता है, अधिवक्ता कौन होता है। अधिवक्ता कौन होता है, इसका एक कॉमन सेंस के आधार पर उत्तर दिया जा सकता है, और अधिवक्ता कौन होता है इसका एक जो कानून है, कानून में क्या परिभाषा दी गई उसके आधार पर उत्तर दिया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 में बनाया गया। अधिवक्ता अधिनियम 1961 को जब आप पूरा संपूर्णता के साथ पढ़ेंगे तो उसमें किसी भी ऐसे व्यक्ति को अधिवक्ता कहे जाने के लिए 3 शर्तें पूरी होने की आवश्यकता होती है। वह व्यक्ति अधिवक्ता होता है जो किसी पक्ष के, किसी पार्टी के मुकदमे को
उसकी पैरवी करने के लिए अधिकृत होता है, एथोराइज होता है, वह पर्सन अधिकृत होता है किसी भी तरह के किसी पार्टी के मुकदमे के संदर्भ में उसका पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एथोराइज होता है। पहली बात, अधिवक्ता वह होता है जो लॉ ग्रेजुएट होता है। ये 1961 के अधिवक्ता अधिनियम के तहत ये बात क्या है, ये शर्त भी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जब आप अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धाराओं को देखेंगे तो उसमें सबसे शुरू में आपको परिभाषा मिलेगी। परिभाषा में ये बात कही गई है कि जो बार काउंसिल में इनरोल होगा वही अधिवक्ता कहा जाएगा। और आप जानते होंगे कि अधिवक्ताओं की, एडवोकेट्स की एक पूरी रोल होती है जो स्टेट वाइज अलग अलग होती है। तो इसका मतलब किसी भी व्यक्ति को अधिवक्ता कहे जाने की 3 शर्तें होती हैं। अधिवक्ताओं को मान्यता बार काउंसिल देता है और अलग अलग स्टेट के अलग अलग बार काउंसिल हैं। जैसे दिल्ली स्टेट का अलग बार काउंसिल है, यूपी का अलग है, इसी तरह से महाराष्ट्र का अलग है। तो इस तरह से अलग अलग बार काउंसिल हैं। इस बार काउंसिल के पास एडवोकेट का एक रोल होता है। उस रोल में जिसका नाम मेंशन होता है उसको ही अधिवक्ता कहते हैं। नाम मेंशन होने के लिए यहां पर एक लॉ डिग्री को पजेस करना, धारण करना आवश्यक है। और अधिवक्ता, वक्ता जो वक्ता से अधिक हो, तो आप किसी दूसरे पार्टी का, दूसरे पक्ष का कोई मुकदमा लड़ने के लिए अधिकृत हैं तभी आप अधिवक्ता होंगे। तो जब अधिवक्ता की मान्यता अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत बार काउंसिल देती है और यह मान्यता देने में वो अधिवक्ता में कौन से लोग एक्सक्लूड किए जाएंगे ये बात बताती ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पहला कथन अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अनुसार करेक्ट नहीं होगा। क्योंकि अधिवक्ता अधिनियम में तो यह बात कहीं भी लिखी ही नहीं गई है कि जो लॉ ऑफिसर है, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर है, और जो इसके साथ ही जो लीगल फर्म्स हैं वो तो एडवोकेट होंगे, लेकिन जो कॉरपोरेट वकील हैं, पेटेंट न्यायवादी हैं, वो एडवोकेट रिकॉग्नाइज नहीं, उनको रिकॉग्निशन उसकी नहीं दी जाएगी। दरअसल एडवोकेट की जो रिकॉग्निशन होती है वो रिकॉग्निशन बार काउंसिल जो है वो जो लाइसेंस देते हैं तो लाइसेंस देने में विषय क्षेत्र के आधार पर थोड़े ही अंतर करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला वाला कथन गलत है और इसके लिए हमें थोड़ा सा 1961 के अधिवक्ता अधिनियम की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अब एक और बात है, मान लीजिए अधिवक्ता अधिनियम किसी ने नहीं पढ़ा है और उसको ये प्रश्न अगर सही करना है तो क्या करेगा? वो एक सिंपल सी बात है कि लीगल ऑफिसर और लीगल फर्म्स, जब कोई लीगल प्रैक्टिशनर, लीगल ल्यूमिनरी या लीगल स्कॉलर या लीगल डिग्री होल्ड करने वाला कोई व्यक्ति होगा ही नहीं, तो ये फर्म कंसिस्ट कैसे करेंगी, ये बनेगी कैसे? लीगल फर्म और इसके साथ ही लीगल ऑफिसर, तो कुछ न कुछ तो लॉ से रिलेटेड क्या है, कुछ न कुछ शर्तें पूरा होना जरूरी है। और जो लॉयर है, जो एडवोकेट है, वो तो एडवोकेट होगा, वो चाहे फौजदारी का हो, दीवानी का हो, पेटेंट का हो और इसके साथ ही कॉर्पोरेट का हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपने अधिवक्ता अधिनियम 1961 को बहुत गौर से नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। यूपीएससी की यही क्या है, उसकी यही शाहकारी होती है, उसका यही क्या हिसाब किताब होता है पूछने का कि अगर आप कॉमन सेंस अलमारी में रखकर गए हैं तो आप वहां पर हो सकता है कि उनके स्टेटमेंट्स कुछ ऐसे होंगे जिसमें आप घूम जाएंगे। एक बात। दूसरी बात यहां पर ये, फिर भी आपको कुछ जानकारी जो है, लीगल अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अब जो दूसरा स्टेटमेंट है वो लीगल अवेयरनेस की थोड़ी मांग करता है। जो एडवोकेट एक्ट 1961 है उसको गौर से आप पढ़ेंगे
तो जो स्टेट बार काउंसिल हैं, उनको जो लीगल कॉलेजेस हैं, जो लॉ कॉलेजेस हैं या जो लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, उन लॉ यूनिवर्सिटीज को, लॉ कॉलेजेस को, लॉ जो कॉलेजेस हैं उनके इंस्पेक्शन का, विजिट करने का और इंस्पेक्शन का राइट है। उनका जो फंक्शन है वो फंक्शन वहां पर बताया गया है कि स्टेट बार काउंसिल जो है वो, ये उसका एक फंक्शन ये भी होगा कि वो लॉ कॉलेजेस या लॉ यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उनमें वो विजिट कर सकते हैं और उनका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक मार्केटिंग इंस्पेक्टर है, वो मार्केटिंग के रूल्स फ्रेम नहीं करेगा, वो केवल इंस्पेक्शन कर सकता है। सप्लाई इंस्पेक्टर है, तो इंस्पेक्शन करना, विजिट करना एक फंक्शन है, वो अलग किस्म के पावर की तरफ संकेत करता है। स्टेट के जो बार काउंसिल्स हैं उनको विजिट और इंस्पेक्शन का पावर है। और एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको स्टैंडर्ड्स ले डाउन करने का पावर है। ये स्पेसिफिक तौर पर एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 7 में ये बात लिखी हुई है। धारा 6 या धारा 7 थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा, लेकिन ये लिखा गया है। तो अब यहां पर आप देखें कि यहां क्या है, बार काउंसिल्स हैं। ये भारत की बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता तो ये सही हो जाता। फिर इसके साथ ही यहां पर कि जो मान्यता है, रिकॉग्निशन है, रिकॉग्निशन के संदर्भ में भी ये बात क्या है, सीधे तौर पर हम कह सकते हैं। तो जैसे पहला वाला कथन गलत है, वैसे ही दूसरा वाला कथन भी क्या है, गलत है। दरअसल दूसरा वाला कथन तब सही होता जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता। बार काउंसिल ऑफ जो इंडिया है वह क्या है होता। तो इस तरह से क्या है, इसमें दोनों कथन सही हैं, इसलिए ये बहुत ही खतरनाक सवाल बन जाता है जिसमें दोनों कथन गलत हो जाते हैं। तो आपकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि आप एक एजम्पशन लेकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इसमें कुछ न कुछ सही तो जरूर होगा। तो जब आपके सामने एक ऐसा सवाल होता है जिसमें दोनों कथन गलत होते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा आपको लगता है कि ये जो है सवाल थोड़ा पेचीदा है। अब इसमें एक और बात है, कुछ आंसर कीज जो तुरंत फुरत निकाली गई, उन आंसर कीज में संभवतः इस पहलू पर गौर नहीं किया गया कि विजिट करने का पावर, इंस्पेक्शन का पावर और रूल्स को फ्रेम करने का पावर, स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करने का पावर, ये पावर्स एक नहीं होते। और इसके साथ ही एक और बात गौर करने की है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें सीधे कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो लॉ यूनिवर्सिटीज हैं उनको क्या है, रिकॉग्निशन देगा, लेकिन यूनिवर्सिटी और स्टेट बार काउंसिल के कंसल्टेशन के बाद। तो यहां पर कंसल्टेशन हो रहा है, परामर्श हो रहा है, परामर्श विश्वविद्यालय से भी हो रहा है और परामर्श जो है वो स्टेट काउंसिल से भी हो रहा है, स्टेट बार काउंसिल से भी हो रहा है। लेकिन किसी से परामर्श करना और किसी के द्वारा नियम बनाना, ये दोनों एक बात नहीं। नियम बनाने में मैं परामर्श कर रहा हूं, मैं नियम बनाने की शक्ति नहीं रखता हूं, मुझसे नियम बनाने में परामर्श किया गया। एक और बात है, एलएलबी के बारे में जो लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं, बैचलर ऑफ जो लॉ होते हैं, तो उनके बारे में आप जानते होंगे कि वहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रोल होता है। लेकिन जैसे ही एलएलएम करने लगता है कोई व्यक्ति, वहां पर यूनिवर्सिटी का रोल होता है, वहां पर यूजीसी की भूमिका ज्यादा हो जाती है रिकॉग्निशन के संदर्भ में। तो ये बात भी आपको गौर करनी, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो मेडिकल एजुकेशन के बारे में रूल्स को फ्रेम करती है
कि मेडिकल कॉलेजेस को किन रूल्स के तहत वे चलेंगे, इसको फ्रेम करती है। उसी तरह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी जो रिकॉग्निशन दिया जाता है लॉ यूनिवर्सिटीज को, उसके बारे में रूल्स को फ्रेम करती है। तो इसलिए इस सवाल में जो उत्तर होगा वो उत्तर क्या होगा, वो डी उत्तर होगा। जैसा मैंने कहा कि कुछ ऐसे भी उत्तर हैं जहां बी दिया गया है, मुझे लगता है कि इस पहलू पर गौर नहीं किया गया है। और इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे इसमें मैंने अपने एक सुप्रीम कोर्ट के एक मित्र हैं उनसे भी मैंने बात की, और वो भी प्रैक्टिसाइजिंग जो लॉयर होता है, जैसे जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, लॉ का एक्सपर्ट है, वो अनप्रैक्टिसाइजिंग लॉयर है। उसे लॉ का नॉलेज तो है लेकिन वो प्रैक्टिसाइजिंग लॉयर नहीं है। जो प्रैक्टिसाइजिंग लॉयर होता है उसको प्रैक्टिकल चीज़ें भी पता होती हैं। तो प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो चीज़ें भी यही कहती हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर आप जाकर देखेंगे तो रैशनल लॉ यूनिवर्सिटी के फॉर्मेशन के संदर्भ में और भी बातों के संदर्भ में वो सीधे सीधे इसको क्या है, वहाँ पर उसका क्या है रोल होता है। तो एक तो ये बात क्या है आपको ध्यान में रखने की है। इसके साथ ही अब इसमें एक और पहलू है, सरकारी विधि अधिकारी, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स। हम लोग पहले भी, अगर कोरोना के पहले का या उसके दौरान उसके बाद के जो नोट्स हम लोगों ने क्लासेस में करवाए हैं, तो एक टॉपिक ही मैं करवाता था, भारत के विधि अधिकारी। और इस बार यूपीएससी ने भारत के विधि अधिकारी से 2 सवाल प्रीलिम्स में पूछ दिए। सवाल ये उठता है कि सरकारी विधि अधिकारी या भारत के विधि अधिकारी कौन होते हैं? क्या अटॉर्नी जनरल, क्या सॉलिसिटर जनरल, क्या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, गवर्नमेंट एडवोकेट, ये सरकारी विधि अधिकारी हैं? क्या जो अनुच्छेद 76 के तहत जो महान्यायवादी होता है और अनुच्छेद 165 के तहत जो महाअधिवक्ता होता है, क्या ये सरकारी विधि अधिकारी हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ, ये हैं। ये सरकारी विधि अधिकारी ये क्या है, हैं। तो अब यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि यहीं पर कि अगर आपसे यूपीएससी ये पूछती है कि सरकारी विधि अधिकारी कौन है, या आप यहां पर भारत के जो विधि अधिकारी हैं, भारत के विधि अधिकारी लॉ ऑफिसर्स ऑफ इंडिया, ये कौन है, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है। मतलब ये मैं आईएएस 2022 के पेपर में जो 2 क्वेश्चंस हैं, तो उन 2 क्वेश्चंस के संदर्भ में कुछ और जो बातें आपको जाननी चाहिए वो मैं बता रहा हूं। सरकारी विधि अधिकारी जो है, या भारत के विधि अधिकारी, या इंग्लिश में जिसे हम कहेंगे लॉ ऑफिसर्स ऑफ इंडिया, इनको आप गौर करें। जो सरकारी विधि अधिकारी है उसका एक आपको ये जानना पड़ेगा कि उसका संवैधानिक और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल और संवैधानिक और जो कानूनी जो आधार है वह आधार क्या है, संवैधानिक और कानूनी आधार क्या है। तो अगर हम लोग संवैधानिक और कानूनी आधार की बात करें तो अनुच्छेद 76 जो है, इसके तहत जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी, वो एक सरकारी विधि अधिकारी हैं। अनुच्छेद 165 में जो एडवोकेट जनरल होते हैं, ये एडवोकेट जनरल राज्य के स्तर पर सरकारी विधि अधिकारी हैं। और इसके साथ ही अगर आप देखें तो अनुच्छेद 309 में भर्ती प्रक्रिया के बारे में जो रेगुलेशंस हैं, उन रेगुलेशंस को बनाने की जो शक्ति है वह
संबंधित विधानमंडल को दी गई। तो 309 भी इससे संबंधित हो गया। और इसके साथ ही जो विधि अधिकारी जो सेवा की शर्तें विद लॉ ऑफिसर्स, सेवा की शर्तें, कंडीशन ऑफ सर्विस, सेवा की शर्तें, विधि अधिकारी, सेवा की शर्तें, और ये है 1972 में पहले क्या है इसके ऊपर नियम बनाए गए, और उसके बाद 1987 में फिर से क्या है नियम बनाए गए। ये जो विधि अधिकारी सेवा की शर्तें 1987 में जो नियम बनाए गए, इसमें लॉ ऑफिसर के भीतर अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इन सबको क्या है शामिल किया गया। तो भारत में जो लॉ ऑफिसर्स हैं वो लॉ ऑफिसर्स ये हैं सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, और ये जो लॉ ऑफिसर्स हैं ये बनते कौन है? अटॉर्नी जनरल कौन बनता है? अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकने वाला व्यक्ति बनता है। और सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनता है? जो 5 साल हाई कोर्ट में जज रहा हो, या 10 साल किसी हाई कोर्ट में वकील रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में संविधान या राष्ट्रपति की राय में प्रख्यात न्यायविद हो। तो प्रख्यात न्यायविद कौन होगा? जैसे मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। हमारे यहाँ तो ये परंपरा नहीं है कि प्रोफेसर्स को कभी जज बनाया हो। अमेरिका में 2 प्रोफेसर्स को भी जज बनाया, और उसमें यह है कि जो वकालत करते हैं वो प्रैक्टिसाइजिंग एडवोकेट हैं, और जो वकालत नहीं करते हैं लेकिन लॉ की डिग्री होल्ड करते हैं, LLB किया है, LLM किया है और उसमें डॉक्टरेट हासिल कर लिया, तो अनप्रैक्टिसाइजिंग एडवोकेट हैं। तो आप ये सोचें कि अटॉर्नी जनरल जो है वो बेसिकली होता तो एडवोकेट ही है ना। अटॉर्नी जनरल, और अटॉर्नी जनरल लॉ ऑफिसर है। अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉ ऑफिसर है। इसलिए जो पहला कथन है IAS के एग्जाम में जो पूछा गया कि ये जो अधिकारी होते, सरकारी विधि अधिकारी, ये अधिवक्ता होते हैं, बिल्कुल सही है, इस आधार पर बिल्कुल सही है। तो ये हुआ। अब यहां पर एक और बात है कि अगर हम लोग भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में जो लॉ ऑफिसर्स हैं उनके 2 लेवल हो गए, केंद्र स्तरीय और राज्य स्तरीय। केंद्र स्तरीय में 76 का हो गया। तो यहां पर क्या है कि 2 स्तर हो गए। इन 2 स्तर पर अगर हम लोग देखें तो देखिए, अगर हम लोग केंद्र की बात करें तो केंद्र में कौन कौन होता है, और राज्य के स्तर पर अगर बात करें तो राज्य में कौन कौन होता है। एक अटॉर्नी जनरल होते हैं, जैसे के वेणुगोपाल जी इस समय हैं। अटॉर्नी जनरल के अलावा एक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, जैसे तुषार मेहता इस समय हैं। और अभी जो बुलडोजर वगैरह का जो मामला चल रहा है उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में, उसको लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है। तो सरकार की तरफ से उन्होंने अपना पक्ष, तुषार मेहता ने, सॉलिसिटर जनरल वहां पर प्रस्तुत हुए। तो यहां पर जो लॉ ऑफिसर्स हैं इनके संदर्भ में आप देखें कि केंद्र स्तर के जो विधि अधिकारी हैं, केंद्र स्तर के जो विधि अधिकारी हैं, इसमें कौन कौन से लोग हैं? तो एक हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI। दूसरे हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तुषार मेहता साहब हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर, एंड हु इज द सेकंड लॉ ऑफिसर, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सेकंड लॉ ऑफिसर होते हैं। प्रथम विधि अधिकारी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। द्वितीय विधि अधिकारी कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तुषार मेहता जी इस समय द्वितीय विधि अधिकारी हैं, के वेणुगोपाल जी उनसे ऊपर हैं। और इसके साथ ही एडिशनल
इंग्लिश वाले ही पद नाम लिख रहा हूं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। भाई हाई कोर्ट में भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट मुकदमे हो सकते हैं। तो एक आदमी वेणुगोपाल जी जिनकी उम्र 70-80 साल से ज्यादा है, वो कितना दौड़ेंगे, कितने हाई कोर्ट जाएंगे, कहां कहां जाएंगे? मद्रास हाई कोर्ट जाएंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, बंबई हाई कोर्ट, कहां कहां जाएंगे? तो बंबई हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, यहां के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ये सरकार की तरफ से जो सरकार का पक्ष होता है वहां पर पेश करते हैं। तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये 4 होते हैं, ये 4 होते हैं। ये भारत में केंद्र स्तर के अधिकारियों की क्या है, लॉ ऑफिसर्स की टीम है, ठीक है। और इसके साथ ही जो राज्य स्तर के जो विधि अधिकारी हैं, राज्य स्तर के जो विधि अधिकारी हैं, वो राज्य स्तर के विधि अधिकारी कौन कौन से हैं? राज्य स्तर के विधि अधिकारी जो हैं वो हैं एडवोकेट जनरल, अनुच्छेद 165 की कृपा है यहां पर, एडवोकेट जनरल सौजन्य से अनुच्छेद 165 है ये, यहां पर सौजन्य से अनुच्छेद 76 है ये, ठीक है। एडवोकेट जनरल के अलावा जो एडवोकेट जनरल है, तो एडिशनल एडवोकेट जनरल, अपर महाधिवक्ता हिंदी में कहते हैं। एडवोकेट जनरल के लिए महाधिवक्ता और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए महान्यायवादी, इनको हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं। अब इसको यहां पर एडिशनल एडवोकेट जनरल होते हैं। और इसके साथ ही गवर्नमेंट एडवोकेट भी होते हैं, सरकारी एडवोकेट भी होते हैं। ये राज्य स्तर के लॉ ऑफिसर्स हैं, राज्य स्तर के जो लॉ ऑफिसर्स हैं ये हैं। अब यहां पर एक बात समझने की है कि इनको क्या क्या अधिकार होता है। जैसे आप यहां पर देखें कि जो जितने भी विधि अधिकारी, जैसे इसमें अगर हम लोग अटॉर्नी जनरल की बात करें, अटॉर्नी जनरल या जो विधि अधिकारी होते हैं, विधि अधिकारी के 4 काम हैं। 1987 के 4 इसके कृत्य हैं, 4 फंक्शंस हैं, 4 कार्य हैं, ये आप समझें। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है सलाह देना। किसको सलाह देते हैं ये, और किस मामले में सलाह देते हैं? अब ये डाइटिशियन तो है नहीं कि डाइट के मामले में सलाह देंगे या गर्मी से कैसे बचा जाए उसके मामले में सलाह देंगे। ये तो किसी लीगल इशू पर ही सलाह देंगे। इसलिए सलाह देंगे, किसको सलाह देंगे? ये अटॉर्नी जनरल जो है ये भारत सरकार को सलाह देगा। किसमें? कानूनी मामले में। तो ये सलाहकार हो गया उनका। अगर कोई मुकदमा भारत सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में है, तो लॉ ऑफिसर्स जो है वो भारत सरकार का पक्ष पेश करते हैं। तो यहां पर क्या है, भारत सरकार या सरकार का न्यायालय में जो पक्ष है वह पक्ष क्या करते हैं, ये प्रस्तुत करते हैं, पक्ष प्रस्तुत करते हैं, पक्ष रखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सरकार को कोई मैसेज देना होता है, तो सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल को, सॉलिसिटर जनरल को कहते हैं कि सरकार से ये जवाब हमें चाहिए, और हाई कोर्ट जो होते हैं एडवोकेट जनरल से कहते हैं। तो यहां पर सरकार का न्यायालय में क्या करते हैं, पक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह से अगर अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श मांग लिया, तो 143 के तहत यहां पर सरकार का पक्ष कोर्ट में भी वही रखेंगे। 76 के तहत तो रखेंगे ही, इसके सलाह देने का काम, न्यायालय में पक्ष प्रस्तुत करने का काम, न्यायालय में जो सुनवाई होती है उस सुनवाई में पक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही अनुच्छेद 143 के तहत
सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का जो पक्ष है वो क्या है, पेश करते हैं। और अटॉर्नी जनरल के बारे में अनुच्छेद 76 में ये बात कही गई है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल का कहीं नाम नहीं है कि जो राष्ट्रपति उन्हें निर्देश देंगे, उन राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए कार्य या निर्देशित कार्यों को भी वे करेंगे। तो अनुच्छेद 76 के तहत जो राष्ट्रपति उनको काम सौंपे या जो निर्देशित करे वो काम भी करेंगे। तो ये लॉ ऑफिसर्स के काम होते हैं, एडवाइस करने का काम होता है, सरकार को रिप्रेजेंट करने का काम होता है, सरकार के वकील का भी काम होता है, सरकार का जो वकील है वो भी उनका भी काम होता है। और जो राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल को जो भी काम निर्देशित करेंगे, जो भी कृत्य सौंपेंगे, वो भी काम वो करेंगे। ये विधि अधिकारी का काम है। लेकिन यहां ध्यान रखने की बात है कि सॉलिसिटर जनरल के लिए ये बात नहीं कही गई है। अच्छा, एक और बात है कि ये तो कोर्ट की बात हुई, क्या संसद में भी जो ये लॉ ऑफिसर्स होते हैं, इन लॉ ऑफिसर्स को कुछ पावर्स मिल जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा यस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के तहत जब संसद में कोई बात होती है, संसद का सत्र चल रहा होता है, तो वहां पर उसकी बैठक में भाग लेने का अधिकार, बोलने का अधिकार भी अटॉर्नी जनरल के पास होता है। संसद की बैठक में भाग लेना और बोलने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता। किसी भी कृत्य या किसी भी संसद के सदन में, किसी भी समिति में कोई भी वोटिंग का राइट नहीं होता। तो 88 के इसी तरह से जो सांसदों को विशेषाधिकार होते हैं 105 के तहत, वो सारे विशेषाधिकार अटॉर्नी जनरल को भी जब वो संसद में बैठते हैं तो उनको प्राप्त हो जाते हैं। तो जब आप 76 को पढ़ेंगे, 76 के साथ 88 और 105 को भी जोड़ लेंगे। तो इस तरह से ये कि न्यायालय में भी वो सरकार के मुकदमों का वकील होता है, सरकार का पक्ष प्रस्तुत करता है, सरकार का प्रतिनिधि होता है, वह रिप्रेजेंट करता है सरकार को सलाह देता है, इसलिए वो विधि अधिकारी का काम कर रहा है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि संसद के संदर्भ में मैंने भी आपको बताया कि 88 और 105 के संदर्भ में वही शक्तियां उसको हासिल हैं जो एक संसद सदस्य को हासिल हैं। अब इन सब को बताने का क्या उद्देश्य है? इन सब को बताने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है ये सवाल, ये आईएएस 2022 का सवाल है कि भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठक में भाग लेने की अनुमति है। मैंने आपसे कहा कि अनुच्छेद 76 केवल अटॉर्नी जनरल की बात करता है, 88 में भी केवल अटॉर्नी जनरल की बात है, सॉलिसिटर जनरल की बात नहीं है। सॉलिसिटर जनरल की बात रूल्स में है, जो रूल्स 1987 में भारत के विधि अधिकारी सेवा की शर्तें जो बनाया गया उसमें है। इसलिए सॉलिसिटर जनरल जो है, ये जो शब्द आया, ये शब्द क्या है, इसको गलत बना देता है। इसलिए पहला वाला कथन क्या हो गया, गलत हो गया। अगर ये कथन होता कि भारत के महान्यायवादी एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठक में भाग लेने की अनुमति है, तो ये कथन भी पूरी तरह से सही नहीं होता, क्योंकि महासचिव जो कैबिनेट सचिव स्तर का अधिकारी होता है, लोकसभा का और राज्यसभा के अलग अलग महासचिव होते हैं, वो भी संसद की बैठक में भाग लेते हैं, वो भी सांसदों को सलाह देते हैं। तो ऐसे भी ये कथन सही नहीं होगा। अगर हम सॉलिसिटर जनरल को हटा भी दें और आप ये कहें कि सॉलिसिटर जनरल को हटा देने के बाद ये कथन सही हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि सेक्रेटरी जो जनरल होता है, महासचिव जो होता है, जैसे लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप जी,
तो वो लोकसभा में बैठते थे। लोकसभा में कुछ परिस्थितियों में महासचिव को बोलने का भी अधिकार होता है, ज्यादातर स्थितियों में तो बोलता नहीं, लेकिन एक दो ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर उसे एक परिस्थिति ऐसी जहां पर उसे बोलने का भी अधिकार होता है, मतदान करने का अधिकार नहीं। तो कार्यवाही में वो भाग ले रहा है, कुछ परिस्थिति में बोल भी रहा है, इसलिए पहला वाला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है, त्यागपत्र दे देता है जब सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा दे देती है। देखिए, संविधान तो महान्यायवादी के बारे में केवल यह कहता है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 76 में केवल इतनी बात कही गई है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार ऐसा नहीं होता, लेकिन राजनीतिक परंपरा ऐसी बन गई है कि जैसे ही कोई सरकार इस्तीफा देती है या उसका कार्यकाल पूरा होता है, महान्यायवादी भी इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वे खुद से इस्तीफा नहीं देंगे तो उनसे इस्तीफा मांग लिया जा सकता है। यह परंपरा राज्यपालों के संदर्भ में नहीं बन पाई, इसलिए कई बार अप्रिय चीजें भी सामने आती हैं कि गृह सचिव से कई बार कहवाया जाता है कि राज्यपाल से कहीं कि इस्तीफा दे दे, क्योंकि राज्यपाल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, प्रसाद का मतलब होता है इच्छा, तो जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक पद धारण करेंगे। 3 साल का कार्यकाल होता है नियमों के मुताबिक, संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है, लेकिन 3 साल का कार्यकाल महान्यायवादी का होता है। तो महान्यायवादी चाहे तो इस्तीफा दे दें, जहां तक पद से हटाए जाने के आधार और प्रक्रिया की बात है तो कहीं कुछ नहीं कहा गया। जैसे राज्यपाल की हालत है वैसे ही महान्यायवादी की हालत है, वहां पर भी कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तो राज्यपाल, मंत्री और महान्यायवादी, ये सब तीनों पद प्रसाद पर्यंत पद धारण, प्लेजर प्रिंसिपल के अनुसार पद धारण करने वाले व्यक्ति हैं। तो यहां प्रश्न में है संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार ऐसा नहीं है, राजनीतिक प्रथा और परंपरा के अनुसार यह हो सकता था। अगर संविधान के अनुसार शब्द हटा दिया जाता और यह लिख दिया जाता भारत की राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार, तो यह कथन सही हो जाता। क्योंकि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में, जैसा मैंने कहा, कि महान्यायवादी अपना त्यागपत्र आम कब दे देते हैं, जब सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा दे देती। यह होता है, यह लगातार हो रहा है, आप देखेंगे। कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर किसी महान्यायवादी के कार्यकाल के दौरान, कार्य के दौरान, अगर केंद्र सरकार बहुत ज्यादा मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में हार जाती है, तो भी लोग कहते हैं कि पता नहीं महान्यायवादी क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं। पीछे आप देखेंगे कि जो पिछले जो महान्यायवादी थे उनके बारे में ये प्रश्न उठाया भी गया कि किस तरह से काम हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इस्तीफा देने की एक राजनीतिक परंपरा बन गई है, और वो राजनीतिक परंपरा क्यों बनी है आप भी जानते हैं। इसलिए ये जो कथन है, ये कथन क्या है, ये भी क्या है, गलत है। और गलत क्यों है? क्योंकि संविधान के अनुसार नहीं, संविधान में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए इस कथन का भी उत्तर क्या होगा, डी होगा। ये मैंने आपको बताया कि भारत के विधि अधिकारी क्या होते हैं, और विधि अधिकारी पर जो 2 बहुत ही शानदार किस्म के सवाल IAS 2022 में पूछे गए, उसका आंसर और उसके साथ की जुड़ी हुई और भी चीजें क्या है बताई गई। बहुत बहुत धन्यवाद।